ईमानदारी से जो सुझाव और ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं, मैं अपील करूंगा दिल्ली के डीडीए के वीसी से, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से और दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि उतनी ही ईमानदारी से आप भी जनता के बीच में आके, हमारे जे जोन में आके, संगम विहार देवड़ी के क्षेत्रों को आप देख लीजिए, आपके पास रिकॉर्ड है कितने ऑब्जेक्शन है, तो लोगों के बीच में आके ऑब्जेक्शन की सुनवाई करो और सक्षम अधिकारी आए मौके पे जो उन ऑब्जेक्शनों के बारे में अपनी बिल्कुल जो डिसाइसिव राय है, जो डिसाइसिव आपका निर्णय है, वो लोगों को बताएं, ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति ना रहे और लोगों को भी समझ में आए कि हमने जो कुछ किया डीडीए ईमानदारी से उसका जवाब दे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दमदार और खास पेशकश में, क्योंकि 2041 मास्टर प्लान की कड़ी को अनेकों रिपोर्ट आपने देखी होगी। इस रिपोर्ट के माध्यम से हमारे साथ मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व छात्र संघ के नेता धर्मवीर कौशिक जी। कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है, धन्यवाद। क्योंकि इस रिपोर्ट में आप लोगों को पुनः मास्टर प्लान 2041 संबंधित अनेकों जानकारी मिलने वाली है और इस जानकारी को महत्वपूर्ण समझ के अपने सखा संबंधी रिश्तेदारों के साथ ये रिपोर्ट को शेयर करना ना भूलें, अगर आप दक्षिणी दिल्ली में खासकर रहते हैं तो। और अगर बात करें मास्टर प्लान 2041 के संबंध में, आप सभी को पता है 23 अगस्त में लास्ट डेट थी और 23 अगस्त तक अनेकों ऑब्जेक्शन और सजेशन डीडीओ को दिए गए और इस कड़ी में, इस मुहिम में जोरदार अदाकारी और जोरदार एक मेहनत कह सकते हैं। इस मेहनत के लिए धर्मवीर कौशिक जी बधाई के पात्र हैं और इस क्षेत्र में सभी लोग, आरडब्ल्यूए से कह लें, आम जनता कह लें, इस क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं, खासकर दक्षिणी दिल्ली में वेलफेयर एसोसिएशन बनाया इन्होंने तत्काल प्रभाव से, वो भी मास्टर प्लान 2041 को मद्देनजर रखते हुए। सर, 23 अगस्त में ऑब्जेक्शन आपने कितने करे हैं? अगर करे हैं बहुत तादाद में, तो अब उसकी सुनवाई की घड़ी आ चुकी है, यानी कि अक्टूबर में उसकी सुनवाई की एक बात जो पहले से थी, अब आज 1 तारीख है और रिपोर्ट जैसे ही हम बना रहे हैं, आप जानकारी के साथ लोगों को अवगत कराएं कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से इस सुनवाई को देखा जाए और किस प्रकार से आप चाह रहे हैं लोगों के साथ किस प्रकार से न्याय अन्याय आगे की दिशा और रूपरेखा बताएं। देखिए, 23 अगस्त लास्ट डेट थी ऑब्जेक्शन की, डीडीए में सुझाव और ऑब्जेक्शन की। हमने पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ मिलके पूरे दमखम के साथ ये ऑब्जेक्शन फाइल किए, सुझाव भी दिए कि कहाँ कहाँ हमारे क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं। जैसे हमने टूरिज्म का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का सुझाव दिया, हमने वाटर हार्वेस्टिंग का दिल्ली के स्तर पे इतना बड़ा सुझाव दिया है कि सरकार मान ले तो टीरी डैम में जितने पानी की क्षमता है उतनी क्षमता हमारे देवड़ी के पीछे रिज में इकट्ठी हो जाएगी। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा वाटर हार्वेस्टिंग का सुझाव हमने दिया। मानना ना मानना सरकार का काम है, हम अपना प्रयास करते रहेंगे। उस वाटर हार्वेस्टिंग के साथ हमने एक चीज को जोड़ा कि यहाँ पे एक टूरिज्म लाइन के नाम से एक मेट्रो लाइन कसोला रिज तक डाली जाए, एलिवेटेड लाइन, और एक बड़ा टूरिज्म हब यहाँ पे डेवलप किया जाए। रेवेन्यू भी सरकार को मिलेगा और 100 किलोमीटर की रेडियस में ऐसा टूरिज्म प्लेस नहीं है अगर यहाँ पे बढ़ा दिया जाए। इतना सुंदर और ब्यूटीफुल क्षेत्र है कि दिल्ली के लोग और आसपास के लोग हैरान रह जाएंगे इस क्षेत्र को देख के कि इतनी सुंदरता इसमें छुपी हुई है। अब सरकार का इनिशिएटिव लेने की बात है। हमने ऑब्जेक्शन फाइल कराए संगम विहार विधानसभा 49 की रोड्स के, जिन लोगों के मकान रोड्स में आ रहे हैं उनके कंपनसेशन के लिए, तो बहुत सारी चीजों पे हमने ऑब्जेक्शन फाइल कराए और मुझे खुशी है कि दिल्ली में जितने भी ऑब्जेक्शन सजेशन फाइल हुए उसके 98% ऑब्जेक्शन हमारे क्षेत्र के लोगों ने फाइल किए, मेरे कहने से फाइल किए। मैं सारे क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त करूंगा कि मेरी आवाज में वो उठ खड़े हुए और उन्होंने तमाम इशू को लेके इतनी भारी तादाद में ऑब्जेक्शन फाइल हुए हैं कि आज तक डीडीए के इतिहास में इतने ऑब्जेक्शन सजेशन कभी फाइल हुए और उनमें भी 98% ऑब्जेक्शन हमारे क्षेत्र से फाइल हुए। अब आगे की बात कर लेते हैं सर। अब अक्टूबर आ गया है, जैसे ही आपने पिछले अपने सोशल मीडिया में आपने अपडेट दिया है, एक सुझाव भी आप मांग रहे हैं कि भाई डीडीए को सुझाव दे रहे हैं पुनः, खासकर हियरिंग को लेकर। अब हियरिंग के ऊपर जनता के साथ डीडीए कैसे जुड़ पाएगी और डीडीए के अधिकारी लोगों के साथ आप लोग कैसे जुड़ पाओगे? जो आपने ऑब्जेक्शन सजेशन दिए हैं उस संदर्भ में कैसे बातचीत हो जाएगी, कैसे होगी, किस तरीके से प्रक्रिया आप चाहते हैं? देखिए, हम किसी भी प्रक्रिया को क्रिस्टल क्लियर चाहते हैं।
शीशे की तरफ, जैसे कहते हैं ना, शीशे की तरह साफ होनी चाहिए, क्राइस्टल क्लियर होना चाहिए, जो भी प्रक्रिया हो बिल्कुल फेयर हो। अब मीडिया कहती है कि ऑनलाइन सुनवाई होगी। अब मैं नहीं समझता कि ऑनलाइन कोई सुनवाई होती है, क्योंकि मैंने डीडीए की वेबिनार में हिस्सा लिया था अभी मास्टर प्लान 2041 की में। सारी दिल्ली से 100-125 लोगों ने उसमें भाग लिया, और वो भी अपनी बात तरीके से कह नहीं पाए। कभी सिस्टम ठीक नहीं है, कभी कोई वजह है, कितना मिनट आपको मिलेगा बोलने के लिए, बीच में कौन इंटरफेयर कर रहा है। तो ये सब बातें हैं कि ऑनलाइन सुनवाई का कोई सिस्टम है नहीं, विशेषकर तब जब ऑब्जेक्शन हमारे घर मकानों की उससे जुड़े हुए हैं, हमारे अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, हमारे इस क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि डीडीए को ऑनलाइन सुनवाई करनी चाहिए। आप दिल्ली में ऑनलाइन सुनवाई करो, हमारे जे जोन के ऑब्जेक्शन से बाहर के जितने ऑब्जेक्शन हैं उनकी आप ऑनलाइन सुनवाई कर लीजिए, वो ठीक है, वो 2% ऑब्जेक्शन है। 98% ऑब्जेक्शन जे जोन से हैं। आप जे जोन में बैठिए, व्यवस्था हम करेंगे। अगर आपको सक्षम है, डीडीए तो सक्षम है, व्यवस्था करने में कोई दिक्कत नहीं है। देवड़ी गांव की चुपाड़ पे हजारों आदमी बैठ सकता है, यहाँ व्यवस्था कर लो। अस्थल मंदिर 20 बीघे में बना हुआ है, आप यहाँ आके व्यवस्था कर लो। एक डेट दे दो, पेपर में दे दो, लोगों के मोबाइल पे मैसेज दे दो कि आपने जो ऑब्जेक्शन दिए हैं इस क्षेत्र के ऑब्जेक्शन की सुनवाई हम इस दिन करेंगे और लोगों के सामने करेंगे। तब तो मैं समझता हूं कि मामला क्लियर तौर पे ऑब्जेक्शन की सुनवाई है। अरे हमने जितनी ईमानदारी से जो सुझाव और ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं, मैं अपील करूंगा दिल्ली के डीडीए के वीसी से, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से और दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि उतनी ही ईमानदारी से आप भी जनता के बीच में आके, हमारे जे जोन में आके, संगम विहार देवड़ी के क्षेत्रों को आप देख लीजिए, आपके पास रिकॉर्ड है कितने ऑब्जेक्शन है। तो लोगों के बीच में आके ऑब्जेक्शन की सुनवाई करो और सक्षम अधिकारी आए मौके पे जो उन ऑब्जेक्शनों के बारे में अपनी बिल्कुल जो डिसाइसिव राय है, जो डिसाइसिव आपका निर्णय है, वो लोगों को बताएं, ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति ना रहे और लोगों को भी समझ में आए कि हमने जो कुछ किया डीडीए ईमानदारी से उसका जवाब देंगे। आप लोग इस पे सुझाव जरूर दीजिएगा, यानी कि कमेंट बॉक्स में इस रिपोर्ट को देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग किस प्रकार से सुनवाई चाहते हैं। धर्मवीर कौशिक जी जिस राह पर चल रहे हैं और आप लोग इनके हाथ और इनके साथ देके इस सफर को आगे किस तरीके से चलेंगे वो आप लोग समन्वय बनाइए और रिपोर्ट के माध्यम से और अपने सजेशन के माध्यम से अपने कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। बहरहाल दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर, इन दिनों रिज के मामले में बहुत सारी घटनाएं सुनने के लिए आई है और खासकर छतरपुर हो और भी बहुत सारे एरिया में जो कि रिज का मामला भी है। रिज के मामले के बारे में थोड़ा सा जनता को बताएं और एक इसके साथ एक बड़ा सवाल और जोड़ करके मेरी तरफ से है कि जो मास्टर प्लान के संबंधित चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे रोड्स हो, चाहे किसी भी तरीके से कोई भी अधिकृत जगह मास्टर प्लान के अंडर में आ रहा है, इस जमीन के लिए रजिस्ट्री बंद हो चुकी है, जहां तक खबर प्राप्त हो रही है, जो बताया जा रहा है। इस कड़ी में रिपोर्ट आप अनेकों देखे होंगे, जानकारी भी अनेकों प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस एरिया में रहते हैं। रजिस्ट्री आपकी रुकी नहीं रुकी आप लोग भलीभांति जानते हैं। तो जनता को सर एक तरह से ये बताएं कि ये क्या मैटर है, ये क्या मामला है, इसके ऊपर कैसे बात हो पाएगा। देखिए, बात ऐसी है कि रिज तो आज हम बोल रहे हैं रिज, उससे पहले 1986 में तमाम जगह ग्राम सभा हुआ करती थी। रिज क्षेत्र के बारे में लोग नहीं सुनते कि रिज क्या है, रिज तो लोग जानते भी नहीं थे। गांवों में जो चरागा की जमीन थी और दूसरी जमीनें थी, इनको ग्राम सभा बोलते थे। 1986 में, 1988 में, 1998 में, 96 में, अलग अलग टाइम में अलग अलग बेसिस के अंदर इन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया और जो ग्राम सभा की जमीन थी उसको रिज को ट्रांसफर कर दिया। अब लोग बसे हुए हैं। उस दौरान से 80-81 से दिल्ली में कॉलोनियां बसनी स्टार्ट हुई। लोगों को जहां सस्ती जमीन मिली वहां लोगों ने जमीन लेके अपने घर मकान बना लिए। एक हाई कोर्ट का निर्णय है, मुझे ऑथेंटिक नहीं है अभी इस बारे में, लोग मुझे बोलते हैं, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी दिए हैं कि कोर्ट ये कहता है कि जिस जमीन पर, सरकारी जमीन पर आप 30 साल से बसे हुए हैं, वो जमीन आपकी है, उसको सरकार आपसे वापस नहीं ले सकती। जैसे निजी लैंड के मामले में एक निर्णय है हाईकोर्ट का कि 12 साल तक अगर आप किसी की भूमि पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और उसने कोई मुकदमा आपके खिलाफ नहीं किया,
तो ये जमीन आपकी है। अगर सरकार ने भी 30 साल तक इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया तो कायदे से तो ये जमीन उन्हीं की है ना, बाकी सरकार की मर्जी है वो क्या करेगी। मेरा एक सुझाव है छोटा सा, आपने सारी ग्राम सभा को रिज में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये छोटे छोटे पैचेज हैं, बहुत ज्यादा बड़ी उसमें पॉपुलेशन में लोग नहीं बसे हुए रिज में, कहीं कहीं बसे हुए हैं, लेकिन मानवीय आधार पर आप ये माने कि जहां जहां रिज क्षेत्र आए हुए हैं वो 1986 से पहले ग्राम सभा ही थी, आप उनको ग्राम सभा में कन्वर्ट कर दीजिए उन लैंड को वापिस, और रिज को उतनी ग्राम सभा अलॉट कर दीजिए, और इन लोगों के घर मकानों को बचाने का सरकार ईमानदारी से प्रयास करे तो सरकार के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। सरकार इस तरह के परिवर्तन करके इन लोगों को बचाया जा सकता है। अगर फिर भी सरकार सेटिस्फाइड नहीं होती तो उन पे कुछ फाइन इम्पोज कर दीजिए, भाई 1500 रुपए 2000 गज जो भी आप चाहें उन पे वो फाइन लगा दीजिए, किस्तें बांध दीजिए, वो धीरे धीरे उसको पे कर देंगे। तो इस तरीके से क्या है कि जो रिज क्षेत्र में अगर कुछ लोगों के मकान आ भी रहे हैं तो उनको बचाया भी जा सकता है और लोगों की परेशानियों को कम किया जा सकता है। सरकार को वाई लेनी है, जैसे मर्जी ले, उजाड़ेगी तो अपने नागरिकों को उजाड़ के कोई, मैं नहीं समझता कि कोई सरकार जो वेलफेयर गवर्नमेंट होती है हमारे देश में तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और जो गवर्नमेंट होती है वो वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, कोई ब्यूरोक्रेट वैसी गवर्नमेंट नहीं होती तानाशाह गवर्नमेंट कि अपने डिसीजन इंपोज करें। लोगों के लिए सरकार बढ़ती है, लोगों के लिए बढ़ती है, लोगों के द्वारा बढ़ती है, तो लोगों के लिए मानवीय पहलू रखते हुए कहीं रिज में लोग बसे हुए हैं तो उनको ग्राम सभा में कन्वर्ट करके सरकार बचा सकती है और ग्राम सभा की जमीन रिज को दे सकती है। उससे क्या है कि लोग बच जाएंगे। हाँ, ये एक तरीका है कि सरकार चाहे तो कर सकती है। ये अगर एक बड़ा सवाल फिर वही रहता है कि अभी जो मास्टर प्लान के अंतर्गत जो जमीनें आ रही हैं उन जमीनों की रजिस्ट्री रुकी है, जहां तक बताया जा रहा है, जो खबर मिल रही है कि जो मास्टर प्लान के अंडर कंस्ट्रक्शन में आ रहे हैं, यानी कि आने वाले भविष्य में मास्टर प्लान के तहत यहाँ पे कुछ बनने वाला है, तो उन जमीनों के ऊपर रजिस्ट्री ऑलरेडी प्रोसेस में है। दक्षिणी दिल्ली की बात करें, पूरी दिल्ली की भी बात करें, 1731 कॉलोनियों को पिछले वर्ष, आपने पता होगा, आपको सभी को पता है कि अनधिकृत कॉलोनियों को एक अधिकृत तरीके से रजिस्ट्री कर सकते हैं। ये मोदी गवर्नमेंट के माध्यम से एक प्रावधान निकाला गया था। बहरहाल मास्टर प्लान के अंतर्गत जो जमीनें आ रही है उनकी रजिस्ट्री आज की डेट में नहीं हो पा रही है। सर, ये मुद्दा फिर क्या है, ये कैसे समाधान होगा? देखिए, जहाँ जहाँ से रोड निकल रहे हैं वहाँ ये लोगों की रजिस्ट्रियाँ रोक रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं कि मास्टर प्लान के रोड के अंदर आपकी जमीन आ रही है, आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। लेकिन ये एक बड़ा पैनिक का काम हो रहा है। देखिए, सही मायने में तो रजिस्ट्रियाँ होनी चाहिए उन लोगों की भी। मेरा सुझाव है, मैं एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बात को रखने का आदी हूँ, आप सबकी रजिस्ट्रियाँ कर दीजिए, जो मास्टर प्लान के रोड मारे उनकी भी रजिस्ट्रियाँ कर दीजिए। उस पर लिख दीजिए कि आपका मकान मास्टर प्लान के रोड में आ रहा है, आपका मकान लिया जा सकता है या आपका मकान लिया जाएगा। एक बात तो ये, रजिस्ट्रियां हो जाएंगी तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एक ही खसरे में, मान लो 20 नंबर खसरे में एक लाइन में मकानों की रजिस्ट्रियां हो रही है, दूसरे मकान की रजिस्ट्रियां नहीं हो रही, तो जिन लोगों के मकान है उन लोगों की रात दिन का चैन छिन गया है, वो लोग सो नहीं पा रहे हैं। उन लोगों के बच्चे, औरतें, परिवार के सब सदस्य एक ऐसी मानसिक वेदना से गुजर रहे हैं, रात दिन उनकी नींद उड़ी हुई है और ये कह रहे हैं कि हमारा मकान, मेरे पास फोन आते हैं लोगों के, मुझे इसलिए पता है इन सब बातों का कि भाई साहब हमारा क्या होगा। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि भाई आपने रोड तो निकाल दिए, हम भी चाह रहे हैं कि रोड निकले, डेवलपमेंट के लिए रोड जरूरी है, लाइफ लाइन है, लेकिन जिन लोगों के मकान इस मारे हैं आप उनकी या तो रजिस्ट्री करते समय पहले ही घोषणा कर दो कि जिनके मकान आएंगे उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी और हम उनको आपको इस दर पे मुआवजा इतने दिन में दे देंगे। भाई वो आदमी ना तो मकान बेच सकता है ना मकान छोड़ सकता है। अगर आपने उसको मुआवजा अभी नहीं दिया तो आज की रेट में वो कहीं मकान भी नहीं खरीद सकता। आप क्या मुआवजा तय कर रहे हैं, तुरंत घोषणा कर दें, कितने दिन में दे रहे हैं ये भी घोषणा कर दें, कम से कम उस व्यक्ति का अमन चैन तो ना छिड़े, उस बच्चों को रात को नींद तो आ जाए। उन लोगों के मुंह पीले पड़ गए हैं कि भाई हमारा मकान रोड में, सरकार ने कोई क्लियर घोषणा नहीं कर रखी मुआवजा देगी या नहीं देगी, क्योंकि अगर रजिस्ट्री नहीं हुई तो मुआवजा किस आधार पे देगी। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि रजिस्ट्रियां उनकी भी हों, मेंशन कर दो कि आपका मकान रोड में है, आपका मकान लिया जाएगा, और ये भी घोषणा कर दो कि इस दर से लिया जाएगा, इतने दिन में सरकार आपको पेमेंट कर देगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, किसी का घर मकान तोड़ने से पहले उसके मकान की लागत, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो सरकार डिसाइड करे
वो इतना तो हो कि सर्कल रेट के बराबर हो, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी तो हो कि वो दोबारा अपना मकान बना सके। तो ये सब चीजें मानवीय आधार पर सरकार को तुरंत अनाउंस करनी चाहिए, और जहां से रोड निकल रहे हैं ये सब घोषणाएं करनी चाहिए। लोग मुझे बता देते हैं, मैंने क्या लोगों को मैसेज देता हूँ कि जिसकी रजिस्ट्री रुके वो मुझे बताए, कारण भी बताए कि क्यों रुकी। मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये जो बहुत सारी एजेंसियां हैं ये सब ईमानदारी से कार्य नहीं कर रही हैं। मैं अभी आज इस बात की घोषणा नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑथेंटिक बात करना चाहता हूँ हमेशा। मेरे पास जिस दिन सारे 10, 20, 50 प्रूफ इकट्ठे हो जाएंगे, मैं उस दिन बताऊंगा प्रधानमंत्री जी को कि हो क्या रहा है। आज मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। जी जी, तो वो और बात है, मगर फिलहाल के लिए तो रजिस्ट्री उन जमीनों की बंद हो चुकी है जो जमीन मास्टर प्लान के अंतर्गत आ रही है। बहरहाल आगे की बात कर लेते हैं कि अब सुनवाई की बारी है, अक्टूबर आ गया है, डीडी अब जनता से बात करेगी। आपने सुझाव और ऑब्जेक्शन दोनों दिए हैं। अब इसमें से कौन से विभाग के सदस्य और कौन से टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात की जाएगी वो समय बताएगा। आगे के लिए और भविष्य को मद्देनजर अगर धर्मवीर कौशिक जी से हम बात करेंगे, साउथ दिल्ली वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सर। दक्षिणी दिल्ली और खासकर दक्षिणी दिल्ली पार्ट 2 जे जोन मास्टर प्लान 2041 में आप काम कर रहे हैं, और दक्षिणी दिल्ली की जनता के लिए आने वाले दिनों में इस मुहिम को आगे बढ़ने के लिए आगे लेकर के आप चल ही रहे हैं। आगे किस प्रकार से कार्रवाई होगी, आगे क्या काम करने जा रहे हैं, किस प्रकार से पुनः जनता को फिर जोड़ेंगे, क्योंकि सुनवाई के बाद मुझे नहीं लगता है कि ये मैटर रुकने वाला है, क्योंकि ये लंबा समय का भी है और अभी जिस प्रकार से मुद्दा चल रहा है ना जाने क्या कुछ होगा। आप थोड़ा सा देखिए, जब हमने मुहिम स्टार्ट करी थी वो मुश्किल समय था क्योंकि लोगों को मास्टर प्लान पता ही नहीं था। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी मास्टर प्लान नहीं था। मेरे बराबर में सैनिक फार्म बसा हुआ है, बहुत कहते हैं कि एफुलेंट कॉलोनी है, हालांकि एफुलेंट तो नहीं है। एफुलेंट तो वो थे जो फार्म हाउस थे, जिनको पहले ही दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नोटिफिकेशन करके और रेगुलराइज कर दिया। ये तो सैनिक फार्म में एफुलेंट लोग नहीं है, सस्ती जमीन किसी टाइम में लोगों ने खरीद ली और फंसे हुए हैं। उनके पास तो बहुत सारे लोगों के पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि वो जब गवर्नमेंट उनको फाइन इम्पोज करेगी तो उसको भी पे कर सकें, क्योंकि बहुत सारे जो मिलिट्री से रिटायर्ड लोग हैं वो लोग यहाँ बसे हुए हैं। खैर, उस मुद्दे में मैं नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मास्टर प्लान की जो लड़ाई थी उसमें मास्टर प्लान क्या है लोगों को नहीं पता था। अब मास्टर प्लान के बारे में 10 लाख की ये जनता पूरी तरह से जान चुकी है। हमने जो मेहनत की उससे जनता जागृत होगी। हम इंतजार कर रहे हैं सरकार के कदम का कि सरकार क्या कदम उठाएगी, हमारी मांगों पे कितना विचार करेगी। हम अपनी मांगों पे अड़िग हैं। हमें रास्ते चाहिए, हमें विधानसभा 49 को रिक्त क्षेत्र से क्लियर कट दिखाएगी डीडीए, ये चाहिए। हमें उन लोगों के लिए मुआवजा चाहिए जिन लोगों के रोड में मकान आ रहे हैं। हमें रोड चाहिए जो इस क्षेत्र में 15 साल से डीडीए ने नहीं बनाए, दिल्ली सरकार ने नहीं बनाए, वो रोड चाहिए। अगर सरकार इन पर कार्य नहीं करती, 10 लाख की जनता जागृत है। मुझे लोग फोन करके व्हाट्सएप पे तमाम जगह मैसेज भेजते हैं कि भाई साहब जिस दिन आप कहोगे पूरा क्षेत्र आपके लिए खड़ा हो जाएगा। आज मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं इस लड़ाई को अब कैसे लड़ूंगा, क्योंकि ये 10 लाख की जनता जागृत हो चुकी है। वो मेरे इशारे भर का इंतजार करेगी कि जिस दिन मैं उनको कहूंगा, आवाज दूंगा, उनको हकों के लिए उनको कहूंगा कि आइए सरकार को ललकारना है, 10 लाख की आबादी रोड पे आ जाएगी। तो मुझे अब इस बात की चिंता नहीं है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार हमारी है, हमारे द्वारा बनाई गई है, हमारे लिए बनाई गई है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हम चाहते हैं बातचीत से ही, सरकार मैसेज से ही उन बातों को समझ ले। देखिए, सरकार के पास सारे मैसेज जा रहे हैं। आप जो आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, दिल्ली में 2 पार्टियां सत्ता में हैं, इनके सबके मीडिया प्रबंधक है, हर बात को तुरंत अपने कार्यालय तक भेज देते हैं, अपने नेताओं तक भेज देते हैं। ये जितने भी मैसेज आप और हम करते हैं, सरकार के पास एजेंसियां हैं, आईबी है, रॉ है, दूसरी बहुत सारी एजेंसियां हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तमाम लोग हमारी सारी एक्टिविटीज उनके पास जाती हैं और सबको नोट करके सरकार के पास भेजते हैं। तो मुझे इस बात की भी चिंता नहीं है कि मेरा मैसेज कैसे सरकार को जा रहा है। मैं जानता हूं कि मेरा मैसेज सरकार के पास तक जा रहा है, और सरकार अगर सही तरीके से लोगों का भला करना चाहती है तो इन मैसेज के आधार पर वो सारे काम कर लेगी जो हम करवाना चाहते हैं। और नहीं करेगी तो हम तैयार हैं भाई, फिर हमें अपने हकों की लड़ाई तो लड़नी है ना। हम अपने रोड के लिए तो लड़ेंगे,
अपने विधानसभा 49 की 4 लाख की आबादी को रिच क्षेत्र में डिक्लेयर किया हुआ है, जो न्यूजीलैंड में बसी है, उसके लिए तो लड़ेंगे ना। जिन लोगों के रोड में मकान आए हुए हैं उनके कंपनसेशन के लिए लड़ेंगे ना। तो ये तमाम चीजें हैं। हमने एक बहुत बड़ा सुझाव दिया है कि वाटर हार्वेस्टिंग पे एक छोटे से प्रोजेक्ट पे लाखों रुपए खर्च हो जाता है। हमने तो बहुत सस्ता प्रोजेक्ट दिया है कि आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हमारे रिच क्षेत्र में इतनी माइंस हैं जिनको आप भर भर दीजिए जमुना के पानी से बरसात में, आपको बहुत बड़ा पानी का रिसोर्सेज दिल्ली के लिए डेवलप हो जाएगा, टूरिज्म हब डेवलप हो जाएगा। सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जिनके लिए हम फाइट कर रहे हैं। अब देखते हैं सरकार कैसे सुनती है। नहीं सुनती है तो सरकार भैया फिर शोर मचा के सुनाएंगे। जो तरीका सब लोग अपनाते हैं, अगर मजबूरी में हम भी अपनाएंगे। बाकी मैं नहीं चाहता कि हम रोड डिस्टर्ब करें, दूसरों को परेशानी करें। अपने हकों के लिए हम दूसरों को प्रभावित नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं पॉजिटिव तरीके से काम करने का आदमी हूँ, पॉजिटिव तरीके से ही करूंगा। लेकिन सरकार नहीं मानती तो जैसे जनता कहेगी, जैसे जनता को मैं अपील करूंगा, जनता भी तैयार है और हम भी उस काम के लिए तैयार है, फिर वैसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी से हम अनुरोध करेंगे कि इस रिपोर्ट को एक बार शेयर कर दें। और जैसे ही सुझाव के लिए आपने काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, और ऑब्जेक्शन के लिए जैसे ही आप काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, अब ये सुनवाई की बारी है। तो सुनवाई किस प्रकार से हो, धर्मवीर कौशिक जी ने मार्गदर्शन दिया है। आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं। मास्टर प्लान 2041 अब घर घर की बातें हो चुकी है, समस्याएं काफी हैं। इसमें जो भी निष्कर्ष होगा, डीडीए के अधिकारी किस प्रकार से बात करें, आप लोग उसे जुड़े, किस प्रकार से इस मुहिम को आगे लेकर के चले, किसी भी प्रकार से आपको न्याय मिलेगा। धर्मवीर कौशिक जी साउथ दिल्ली वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और भी अनेकों टीम्स हैं। ये आप लोगों के लिए जद्दोजहद कोशिश करके आप लोगों के पास मास्टर प्लान 2041 को लेके पहुंचे थे। इन दिनों इस पर लगातार काम चल रहा है, आगे भी काम चलता रहेगा, और भी रूपरेखाएं बनी पड़ी हैं। बहरहाल देखने वाला विषय ये रहेगा कि हियरिंग के समय, यानी कि डीडीए को जो सुझाव और जो ऑब्जेक्शन गए हैं, इस ऑब्जेक्शन और सुझाव के ऊपर डीडीए साउथ दिल्ली पार्ट 2 और जे जोन के ऊपर काम करने वाले व्यक्तित्वों को किस प्रकार से आह्वान करेगी, या यहाँ आकर के जे जोन में साउथ दिल्ली पार्ट 2 में किसी भी एक व्यवस्थित जगह पर बैठ करके आमने सामने बात करेगी। डीडीए इस विषय को लेकर आगे देखने वाला विषय है। बहरहाल धर्मवीर कौशिक जी हमारे साथ मौजूद थे, और आने वाले दिनों में भी किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो आप कौशिक जी से जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, तो जानकारी आपको अवगत कराते रहेंगे हम इसी प्रकार से। और इस मुहिम को लेके आने वाले दिनों में और भी आपको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट को जरूर शेयर कीजिएगा, और फेसबुक में अगर आप नए हैं चैनल को लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले किसी भी प्रकार की रिपोर्ट हम लगाते हैं चैनल पर तो आपको पहले नोटिफिकेशन के आधार पर आपको प्राप्त हो सके। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।